नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आपका इस वीडियो चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा था, तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आज उपस्थित हूं, जिसके उत्तर आपको प्रश्नों के माध्यम से समझाए जाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों से डिस्कस करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। याद रखने योग्य कुछ प्रमुख बातें हैं जिसको आप समझेंगे, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को पेरिस शहर से हुई थी। पेरिस शहर फ्रांस की राजधानी माना जाता है। यहाँ पर यह क्रांति सबसे पहले प्रारंभ हुई। दूसरा पॉइंट है, लोगों के समूह ने बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला, जो लोगों की घृणा का केंद्र था। बास्तील एक दुर्ग था जो लुई 16वां का एक महत्वपूर्ण माना जाता था। यह ऐसा दुर्ग था जिसमें वह अपना समस्त सशस्त्र सैनिक सहित उसमें रखता था, दलों को उसमें रखता था और अशस्त्र उसमें अपना एकत्रित करके रखता था। तो इस दुर्ग को अंततः लोगों ने तोड़ दिया था और इसमें समस्त चीज़ों को लूट कर सब स्थान को तोड़ डाले थे और उसमें से जितनी भी चीज़ें थी सब लेकर भाग गए थे, जो क्रांतिकारी थे, जो एक समूह था लोगों का। तीसरा है, फ्रांसीसी क्रांति के समय लुई 16वां फ्रांस का सम्राट था। जब फ्रांसीसी क्रांति आई, उसके पहले 15वां 14वां ये समस्त जितने भी शासक थे, सम्राट थे, उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से वहाँ पर अपने शासन पद्धति को लागू किया था, जो कि एक राजवंशीय शासन पद्धति थी। परंतु लुई 16वां जब गद्दी पर बैठा तो उस समय उसने यह पाया कि बहुत अधिक मात्रा में फ्रांस ग्रसित था आंतरिक समस्याओं से, बाह्य समस्याओं से, परंतु उससे वह निजात न कर पाया और अपनी उसी पुरानी परंपरा के अनुसार जीवन यापन करता रहा और अंततः वह गिलोटीन पर चढ़ाया गया। तो ये तीसरा पॉइंट ये बताया गया कि फ्रांस का सम्राट फ्रांस की क्रांति के समय ही अपने गद्दी पर बैठा था, इसलिए उससे संभल नहीं सका। चौथा है, फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस की वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी। जब लुई 16वां गद्दी पर बैठा तो वहाँ की सामाजिक गतिविधि में आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं मानी जा रही थी। पांचवा पॉइंट है, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेज में विभाजित था। प्रथम स्टेज, द्वितीय स्टेज तथा तृतीय स्टेज, ये 3 स्टेज थे जिसमें वह विभाजित था। और यह प्रथम स्टेज में कुलीन वर्ग था और मध्य वर्ग में, दूसरा स्टेज जो आता था उसमें कुछ मध्य वर्ग के लोग थे और तीसरे स्टेज में निम्न वर्ग के लोग आते थे। परंतु ये वर्गों के हिसाब था और स्टेज का अर्थ है कि उसमें उसको कई भागों में बांट दिया गया था और कई भागों में बांटने पर उसमें, जैसे वर्तमान में क्या है कि 29 राज्य भारत में हैं, 28 राज्य हैं, पहले 29 से अब 28 हैं। तो इस तरीके से उसको भी डिवाइड किया गया था शासन पद्धति के अनुसार, जिसमें कई वर्ग के लोग उसमें रहते थे, सभी समस्त वर्ग के लोग। पहले स्टेज में 600, दूसरे में 300, फिर तीसरे में 300। इस प्रकार से सामाजिक गतिविधियों को शासन पद्धति के अनुसार तथा वर्ग के अनुसार बांटा गया था। छठा है, फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां के द्वारा 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई थी। अब आप समझेंगे कि जो स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई थी, जो तीनों स्टेट्स थे उसके एक प्रमुख जनरल मुख्य रूप से बैठक बुलाई गई थी, जिसमें समस्त प्रतिनिधियों को उसमें भाग लेना था और उसके द्वारा तय करना था कि कैसे फ्रांस की क्रांति में जो गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं, इसमें सम्राट का विद्रोह हो रहा है, राजतंत्र का विद्रोह हो रहा है, उसको कैसे दूर किया जाए, इस समस्त बातों पर चर्चा होनी थी, इसलिए वह बुलाई गई थी। 7वां पॉइंट है, तीसरी स्टेट के प्रतिनिधि 20 जून को वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए। जब यह सभा का आयोजन करना था तो वह जून के महीने में 1789 में ही
एक वर्साय का टेनिस कोर्ट था, बहुत बढ़िया खेल का एक स्थान था, उसको टेनिस कोर्ट कहते थे, टेनिस खेल का मैदान था। तो उसमें एकत्रित हुए और सभी लोगों ने उसमें भाग लिया, जिसमें महिलाएं तथा बच्चे एक बगल में खड़े हो गए थे एक स्थान पर, और जो कुछ प्रमुख लोग थे वह उसमें अपनी भागीदारी निभा रहे थे। आप समझ पाएंगे कि इसमें स्त्रियों को विशेष सम्मान नहीं दिया गया था, इसमें स्त्रियों के लिए कोई विशेष बात नहीं रखी गई। 8वां पॉइंट है, अगस्त 1789 ईस्वी की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के खात्मे का आदेश पारित कर दिया। यानी 1789 ईस्वी को अगस्त में जब असेंबली के ऊपर जन समुदाय का एक बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रभाव देखने को मिलता है, तो उसने क्या किया कि करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था जो पूर्व में लागू की गई थी उसको नष्ट कर दिया गया। ये 8वें पॉइंट से आप समझ पाए होंगे, जिसमें से अधिक मात्रा में कर वसूल करना या लोगों को बंधुआ मजदूर तरीके से बंधन में रखना, दास प्रथा इसको कह सकते हैं। वर्तमान में अगर आप देखें तो दास प्रथा का खंडन है जो भारत में आपको देखने को मिलता है कि राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ये सभी लोगों ने मिलकर दासत्व की प्रथा को, जो विलियम माउंटबेटन के समय आप देखेंगे भारत में यह समस्याएं दूर की गई थी। एक थे ये हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे, अंग्रेजी तौर पे देखा जाए तो, अंग्रेजी शासन के तहत देखा जाए तो। अगला पॉइंट है 9वां, लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर नीतियों पर चर्चा करते थे। इनमें जैकोबिन क्लब सबसे सफल रहा। इन्हीं कुछ ऐसे सामुदायिक लोग थे जो एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाते थे और केंद्रित होकर उस पर राजनीतिक गतिविधियों को लेकर बहुत अधिक मात्रा में चर्चाएं करते थे। जैसे वर्तमान में आप देखेंगे तो राजनेता जो होते हैं अपना अपना एक कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी का एक केंद्र कार्यालय बनाते हैं, वहाँ पर चर्चाएं करते हैं। उसी तरीके से वह भी था, जिसमें जैकोबिन क्लब बहुत ही सफल रहा था। जैकोबिन क्लब में आपने पढ़ा था, जिसमें रोबेस्पियर या आप जान पाएंगे कि ऐसे कई लीडर्स थे जिन्होंने उसमें अपनी अहम भूमिका निभाई थी। जैकोबिन क्लब का नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ही था। ये 10वें पॉइंट में वर्णन कर दिया गया। 1771 में नेशनल असेंबली ने संविधान का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाना। 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने क्या किया था, 1789 में क्रांति हुई और 1791 में संविधान की बनने की प्रक्रिया जन्म ली। और संविधान ने क्या किया कि संविधान शक्तियों के अनुसार यह बात देखने को मिली कि जो निरंकुश प्रक्रिया थी, जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया गया था, वह क्या करते हैं कि निरंकुश पद्धतियों को खत्म करके उस पर अंकुश लगाया जाता है कि सम्राट बिना संवैधानिक प्रक्रिया के हुए कोई भी कानून नहीं पारित कर सकता, ना कोई भी नियम लागू कर सकता है जनता के ऊपर। आगे की बात यह देखने को मिली कि 12वें पॉइंट में देखिए, 21 जनवरी 1793 को अदालत द्वारा लुई 16वां को फांसी दे दी गई। 1791 में नेशनल असेंबली का निर्माण किया गया और 1793 में लुई 16वां को गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। और कारण क्या रहा, क्योंकि वह जन समुदाय की बातों को फिर भी नहीं मान रहा था, अपने ही तरीके से लोगों के ऊपर अत्याचार करता ही जा रहा था, नियमों को लागू करता जा रहा है। इसलिए अंत में उसको नेशनल असेंबली द्वारा तमाम बातों को लागू करते हुए फांसी पर लटका दिया गया। गिलोटीन एक ऐसा यंत्र था जिसमें लोगों को सर से कलम कर दिया जाता था फांसी देने के लिए। ऐसा एक यंत्र बनाया गया था जो गिलोटीन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 13वां है, 1793 से 1794 तक की अवधि आतंक का युग कहलाती है। जब आप फ्रांस की क्रांति को महत्वपूर्ण रूप से पढ़ेंगे और समझेंगे तो उसमें आप समझ में आएगी 1793 से 1794 तक की अवधि बहुत ही आतंकी युग कहलाई, जिसमें कई चीज़ों का बदलाव हुआ, कई क्रांतियां हुई। इसलिए उसको हम समझ सकते हैं कि फ्रांस में यह एक गतिविधि थी जिसके फलस्वरूप यह गतिविधि सामने आई कि लोगों ने एक दूसरे को बहुत प्रताड़ित किया। और आगे चलकर आप फ्रांस की क्रांति नेपोलियन के बारे में पढ़े ही होंगे, जिसको आप समझ पा रहे हैं कि उसमें नेपोलियन संहिता भी आगे आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
14वें पॉइंट पे, रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को सख्ती से लागू किया, अन्यथा जुलाई 1794 में उसे भी दोषी करार किया गया और गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने पहले तो जन समुदाय के लिए काम किया, जब सत्ता पर प्राप्त कर लिया, सत्ता उसकी हाथ में आ गई, तो उसने अनैतिकतापूर्ण कार्य करने लगा, इसलिए उसको भी ऐसे नेशनल असेंबली द्वारा 1794 में गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। 15वीं बात आती है, डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने फौजी तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का रास्ता खोल दिया। जो एक डायरेक्टरी का गठन किया गया था, उसने क्या किया कि नेपोलियन बोनापार्ट को अस्थिरता के कारण उसके कार्यों में और गतिशीलता आ गई, उसने अपने नियमों को और सख्ती से लागू करना चालू कर दिया। 16वां पॉइंट है, नेपोलियन ने 1804 में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। और अंततः 17वें पॉइंट में आप समझिए कि 1815 में वाटरलू की लड़ाई होती है, इसमें उसकी हार होती है, उसी के बाद उसको भी बंदी गृह में डालकर बाद में फांसी पर लटका दिया गया, गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। इस तरीके से आपने इन महत्वपूर्ण लाइनों के माध्यम से, वन लाइनर के माध्यम से आपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों जो पूरा का पूरा डिटेल्स में समझ लिया, संक्षिप्त में समझ लिया आपने। हम आपको प्रश्नों के माध्यम से समझाएंगे इस लेसन के बारे में कि फर्स्ट अगर आपको प्रश्न आते हैं 1 या 2 नंबर के, तो आप उसका अध्ययन कैसे करेंगे। चलिए 1 अंक वाले प्रश्न पहले चर्चा करते हैं, क्योंकि लेसन को पढ़ लेना और पढ़कर समझना अलग बात है, और प्रश्नों के टाइप को समझना, प्रश्नों के प्रकार को समझना और उसका उत्तर देना अलग बात होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि प्रश्नों के टाइप का सॉल्यूशन बार बार करते रहना चाहिए। कई टाइप के प्रश्न, अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को हल करते रहना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो उसकी लेखन शैली हमें पता रहे और उसको हम अच्छे तरीके से लिख सकें। इसलिए चलिए प्रारंभ करते हैं। आपको 1 या 2 अंक के जो प्रश्न आने वाले होते हैं आदि लघु उत्तरी, उसके बारे में चर्चाएं करते हैं। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। तो आपने पूर्व में पढ़ा कि लुई 16वां, जब क्रांति का जन्म हुआ तो उसमें लुई 16वां गद्दी पर बैठा। दूसरा प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया आपको कि 3 स्टेट में बटा हुआ था, जिसमें से प्रथम, द्वितीय और तृतीय ये मुख्य रूप से माने जाते थे। तीसरा प्रश्न है, कुलीन वर्ग क्या है। तो हमने पूर्व में चर्चा किया कि पादरी तथा सामंत लोगों का एक ऐसा वर्ग था जिसको हम कुलीन वर्ग मानते थे, जिसको हम अमीर वर्ग या धनाढ़ व्यक्तियों में समझ सकते हैं। जो वर्तमान में आप समझेंगे कि जो बहुत बड़े धनी लोग होते हैं या रिचर्ड मैन, बहुत धनी लोगों को कहा जाता है, तो ऐसे लोगों को पहले कुलीन वर्ग में रखा गया था। और स्टेट की बात करेंगे तो यह द्वितीय स्टेट का वर्ग था, इसको हम मान सकते हैं। चौथा प्रश्न है, फ्रांसीसी समाज का कौन सा वर्ग सभी कर चुकाता था। ये जितने भी कर लागू किए गए थे सभी करों को वह भर पाता था, परंतु सभी ऐसा नहीं कर पाते थे, तो वह तीसरा वर्ग था, तृतीय स्टेट के लोग थे। पांचवा प्रश्न है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो जिसका नाम आप समझेंगे कि एक बहुत ही बड़ा दार्शनिक जाक रूसो पूरा नाम है, वह एक बहुत बड़ा दार्शनिक और साहित्यकार और राइटर भी था। उसने इस पुस्तक को लिखा था जिसमें समस्त विचारों का वर्णन करते हुए फ्रांस की सामाजिक दशा, आर्थिक दशा तथा धार्मिक सांस्कृतिक दशा का वर्णन किया था। इसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छठा प्रश्न आप समझेंगे, लुई 16वां का संबंध किस राजवंश से था। तो आप समझेंगे कि बूर्बो वंश, इसमें थोड़ा गलत छप गया है, बूढ़े राजवंश लिख दिया गया है, परंतु आप समझेंगे कि बूर्बो वंश का वह सम्राट माना जाता था। सातवां प्रश्न है, फ्रांस का राष्ट्रगान मार्सिले किसने लिखा था। तो आप समझेंगे कि जो मार्सिले नाम के व्यक्ति थे उन्हीं के नाम पर यह राष्ट्रगान लिखा गया था, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि यह मार्सिले नाम के नाम पर ही लिखा गया था। अगला प्रश्न है, गिलोटीन क्या था। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि गिलोटीन 2 खंभों के मध्य लटकती आरे वाली
मशीन थी, जिसपे लोगों को जब फांसी की सजा सुनाई जाती थी तो उस पर लटका दिया जाता था। अगला प्रश्न है, स्टेट्स जनरल क्या थी? तो स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट्स अपने प्रतिनिधि भेजते थे। कहने का अर्थ है कि यह एक ऐसी संस्था थी जो 3 स्टेट थे उसका एक प्रमुख केंद्र बनाया गया था, उसी को जनरल स्टेट्स कहते थे। या इसमें जैसे वर्तमान में आप समझेंगे कि संसद भवन, जितने भी राज्य काज की चीज़ें होती हैं सब संसद भवन में होता है। लोकसभा राज्यसभा उसके 2 अंग हैं। तो वैसे उस समय था जनरल स्टेट्स या स्टेट जनरल, इसमें समस्त बातों को, राज्यों से संबंधित गतिविधियों को उसमें चर्चाएं की जाती थी। 10वां प्रश्न है, फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा का नाम बताइए। तो इसमें लीबे लिखा हुआ है, परंतु उसका लिब्रे मुद्रा थी जो पहले चलाई गई 1794 में, बाद में उसको समाप्त कर दिया गया और वर्तमान में वहां पर यूरो चलता है। यूरो मुद्रा वहां पर चलाई जाती है वर्तमान में। इस तरीके से आप समझ पा रहे हो कि कैसे चीजें वहां पर थी, मुद्रा किस प्रकार से थी। 11वां प्रश्न है, उपज का 10वां भाग जो चर्च द्वारा कर के रूप में लिया जाता था उसका नाम क्या था? तो आप समझेंगे टाइद। उस समय फ्रांस की क्रांति में राजा द्वारा, सम्राट द्वारा 2 कर लगाए जाते थे, एक था टाइद और एक था टाइल। तो टाइल जो था वह ये टाइल जो है ये किस पर लगाया जा रहा है? चर्च पर। यानी 10वां जो आपकी उत्पत्ति, जो भी आपका उत्पादन है उसमें जो भी आपका बचत हो रहा है उसका 10वां दशांश आप चर्च पर लगाएंगे। या टाइल नामक धार्मिक कर था, परंतु टाइल कर था वह वस्तुओं के ऊपर लगाया गया था। जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हुआ करती थी उसके उत्पत्ति के बाद उसमें कर लगाया था सरकार द्वारा, जिसको हम राजस्व भी कह सकते हैं या टैक्स कह सकते हैं, वह लिया जाता था। तो इसमें इस तरीके से आप समझेंगे कि कर 2 प्रकार के उस समय लगाए गए थे फ्रांस की क्रांति से पहले। 12वां प्रश्न है, स्टेट्स से क्या अभिप्राय है? उत्तर इसका होगा, फ्रांस में सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। यानी जो फ्रांस में लोगों का रहन सहन है वह किस प्रकार से है, उनका व्यवसाय क्या है, उनका रहन सहन क्या है, उसको तय करने का जो एक जरिया था उसको स्टेट कहा गया। अगला प्रश्न है 13वां, पादरी वर्ग का क्या काम था? पादरी वर्ग जो वर्तमान में होते हैं, जो हमारे मंदिरों के पुजारी होते हैं, पंडित या आचार्य, उसी तरीके से मंदिरों के जैसे पुजारी माने जाते हैं। तो चर्च को भी हम क्रिश्चियन में भी देवालय मानेंगे, तो देवालय को वहाँ पर चर्च कहा जाता है। तो चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले को पादरी कहा जाता था और अभी भी कहा जाता है। 14वां प्रश्न है, सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर कौन सा था? प्रत्यक्ष कर इसको कह सकते हैं। इंडिविजुअल या विजुअल 2 प्रकार का कर होता है, जिसमें से एक होता है प्रत्यक्ष कर, यानी डायरेक्ट आप किसी को कर दे रहे हैं, तो वह था टाइल नाम का कर था, जो प्रत्यक्ष रूप में आ जाता था, जो किसी भी उत्पादन का कई भाग, यानी कह सकते हैं कि चौथाई भाग या और भी इस तरीके से दिया जाता था। हम आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसमें लिखा होता है इंकल ऑल इंक्लूज टैक्स, सभी कर सहित। तो उसमें होता है कि उसमें जो लागत है उस लागत के हिसाब से आप समझिए, और लागत के बाद उसमें जो आप अतिरिक्त देय करते हैं उसी को हम कर कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु 10 रुपये खरीदी गई और उसमें उसका एक स्थान दूसरे स्थान पर विक्रय किया गया, तो उसमें सरकार ने कुछ अतिरिक्त प्राप्त किया तो उसी को हम राजस्व कहेंगे। इस तरीके से उसको अप्रत्यक्ष हम मान लेते हैं। परंतु किसी पूंजी पर या किसी धन पर डायरेक्ट हमें बता दिया जाए कितना रुपये आप दीजिए अतिरिक्त देय के रूप में, उसको हम कहेंगे प्रत्यक्ष रूप से। तो वर्तमान में अप्रत्यक्ष कर ज़्यादा लिया जाता है, और जब हम अपनी इनकम को करते हैं और इनकम करने के बाद सरकार को या बैंकों में ले जाकर कुछ धन जमा करते हैं अतिरिक्त रूप में, जिसमें 5% या 10% अलग से देते हैं, तो उसको हम कहेंगे प्रत्यक्ष कर, जो उस समय था टाइल के नाम से। 15वां है, जब जीवित रहने के साधन खतरे में हों तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? जीविका संकट। जब जीवित रहने का कोई भी उपाय न रह जाए तो उसको कहेंगे जीविका
संकट। 16वां प्रश्न है, फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? ये दास प्रथा जो थी उसको खत्म कर दिया गया था। फ्रांसीसी उपनिवेश की जो भी शाखाएं थी वह थी 1848 ईस्वी में। यानी दासों को मुक्त करने का कार्य किया गया था, उनके बारे में, उनकी प्रगति के बारे में कार्य किया गया था। यह थी 1848 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, फ्रांस का महान सेनापति नेपोलियन कब फ्रांस का सम्राट बना? 1804 ईस्वी में। नेपोलियन पहले एक मात्र सेनापति था, अंत में उसने सभी सेनाओं को अपने लीडरशिप में एकत्रित करते हुए अपने आप को एक महत्वपूर्ण मानते हुए उसने अपने आप को सिद्ध कर दिया कि मैं एक बहुत महान योद्धा हूँ, और उसने फ्रांस पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इस तरीके से 18 प्रश्न आपने समझे होंगे, जो कि अति लघुत्तरीय हैं, जो 1 या 2 नंबर के आते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने समझे। इन प्रश्नों का आप अध्ययन करते रहेंगे, और भी प्रश्न जो अति लघुत्तरीय से जुड़े हुए होंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाता रहूँगा। इस तरीके से आप इसको पढ़ते रहिए, तो आप समझ पाए होंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न ये हैं। अब आगे हम आपसे चर्चा करेंगे लघु उत्तरीय के प्रश्नों के बारे में। अति लघु उत्तरीय आपने समझा, अब लघु उत्तरीय में आप 3 से 5 अंक के जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में समझेंगे, जो इस तरीके से हैं। इस पर चर्चा करना है हमें। जो 10 प्रश्न टोटल हैं, कुल 10 प्रश्न लघु उत्तरीय में हैं। दीर्घ उत्तरीय कुछ जो बड़े प्रश्न रहेंगे उसको हम आपको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। लुई 16वां के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये बार बार दोहराया गया है, कई बार आया है। तो इसको आप समझेंगे कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कई बार आया भी है परीक्षाओं में, जो आप समझेंगे कि 2015 से लेकर 20 के बीच में कई बार दोहराया गया है ये। तो इसमें आप समझेंगे कि पहला तो है राजकोष का खाली होना। राजकोष यानी जो राज दरबार में एक राजकोष होता है, इसमें धन जमा किया जाता है, राजस्व लाके जनता द्वारा कर वसूल करके और भी तरीके से युद्धों में जीत कर, वह एकदम खाली पड़ा हुआ था। क्योंकि जो लुई 15वां या और सब थे वो विलासितापूर्ण जीवन तो यापन करते थे, परंतु कार्य भी करते थे। लेकिन उस समय गृह युद्ध की ऐसी स्थिति थी, एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, इसलिए शान शौकत में सब पैसा खर्च होता जा रहा था और राजकोष खाली पाया उसने। इसी कारण बस है युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट हो जाना। ये दूसरी बात है कि सही बात यही थी कि युद्धों के कारण, युद्ध होते रहे तो वित्तीय संसाधन कम होंगे ही। शान शौकत के लिए फिजूल खर्ची, ये समस्त कारण रहे। है 10 अरब लीने से अधिक का कर, यानी 10 अरब रुपए से भी अधिक अगर हम बात करें, वहाँ लीने लिब्रे मुद्रा या लीने कह सकते हैं, ये चल रहा था, तो उसमें इससे भी अधिक कर्ज हो गया था। इसी कारण सरकार से, अगला पॉइंट है इसमें अंगा, सरकार से करदाताओं की ब्याज की मांग, जो करदाता थे उनसे ब्याज की मांग चल रही थी कि आप ब्याज दीजिए हमें इस पैसे का। इसी कारण जो है जिससे पैसा लेकर सरकार ने काम प्रारंभ किए थे और भी, तो उसमें ये समस्याएं थी। तो ये प्रश्न आप समझ पाए होंगे कि लुई 16वां के समय जब उसका राज्यारोहण हुआ तो 5 बातें निकल कर आई, जिससे वह यह सिद्ध कर पाता है कि आर्थिक स्थिति के समय उसे सम्राट बनाया गया। दूसरा प्रश्न है, तीसरी स्टेट की व्याख्या करो। तीसरा स्टेट है उसकी व्याख्या करना है। पहला है साधारण वर्ग, उसमें साधारण वर्ग था। पहले जो तीसरा स्टेट था उसमें साधारण वर्ग के लोग रहते थे। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, कोई भी राजनीतिक क्रियाओं में जुड़ नहीं सकते थे वो, जो तीसरे वर्ग के लिए। नहीं, आप इससे समझ पाएंगे कि एकदम से मध्य वर्ग से भी निम्न वर्ग के लोग उसमें रहते थे। फ्रांस की क्रांति में विशेषाधिकार वर्ग का विरोध भी था। इसमें यह था कि जो फ्रांस की क्रांति के बड़े लोग हैं, ये लोग उनका विद्रोह कर रहे थे। ये इस तरीके से दूसरा प्रश्न आप समझ पाए। तीसरा प्रश्न है, 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने क्या आदेश पारित किए? तो उत्तर है इसका सामंती व्यवस्था का उन्मूलन, सामंती व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया। यानी उन्मूलन का अर्थ है कि सामंती व्यवस्था को
जो असेंबली द्वारा पारित चीज़ें थी उसका खंडन कर दिया गया। और दूसरी बात यह बात आई कि पादरी वर्ग को अधिकारियों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। तीसरी बात है कि धार्मिक कर समाप्त कर दिए गए, यानी जो पादरी वर्ग के विशेषाधिकार बनाए गए थे उसको तो समाप्त किया ही गया, और धार्मिक कर भी समाप्त कर दिए गए, जिसमें से हमने आपको बताया कि टाइद नामक कर लिया जाता था, वह समाप्त कर दिया गया। अगर आप हमारे भारत देश में मुगल वंश की बात करेंगे तो अकबर ने इस कर को समाप्त कर दिया गया था, जो जजिया कर लिया जाता था, जो कि धर्म के ऊपर लिया जाता था, तो अकबर ने इस चीज़ों को समाप्त किया था। तो भारत से एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से इस प्रश्न को आप समझ पाएंगे। उदाहरण के तौर पे आप अपनी परीक्षा में लिख भी सकते हैं कि हम इसकी तुलना इससे करते हैं, तो इस पर आपको पूरा अंक दे दिया जाएगा, कटेगा नहीं इसमें। चौथा प्रश्न है, फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसा था? जो फ्रांसीसी में महिलाएं थी वह किस तरीके से जीवन यापन करती थी, ये बात महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तर ये है इसका, जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी, कि अपना जीवन कैसे जीना है। जब उनके जो प्रमुख घर के लोग हुआ करते थे वो सब युद्ध में चले गए और युद्ध सैनिकों के रूप में वो लड़ने लगे, तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण जीवन आ गया कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है। तो उन्होंने जीविका निर्वाह के लिए काम किया, बच्चों का पालन पोषण किया और कुछ कार्य करके, मजदूरी या मेहनत करके बच्चों को खाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई। तो इससे उनको सीखने को भी मिला, क्योंकि उसके पहले महिलाओं के ऊपर इन समस्त चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी कि वे घर से नहीं निकल सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, ऐसे तमाम कार्य किए गए थे। दूसरा है, और वो मतदान नहीं कर सकती। दूसरा है, बाजारों में सामान बेचने लगी, क्रय विक्रय करने लगी। तीसरा, संपन्न घरों में नौकरी करने लगी कि उनको कुछ धन मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो उससे अपने बाल बच्चों का जीवन यापन हो पाएगा। चौथा पॉइंट है, अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी। पांचवा है, मजदूरी पुरुषों से कम, क्योंकि जो मजदूरी पुरुषों को मिलती थी महिलाओं को कम दी जा रही थी, तो उससे उन्होंने अपने आप को तटस्थ किया, आगे बढ़ी, परंतु काम करती रही ताकि उनको आगे चलकर, हमने आपसे चर्चा किया था कि ओलंप दे गूंज नाम की एक महिला थी जिन्होंने ऐसा कार्य किया था, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य किया था। उसमें घोषणा पत्र तैयार किया था, मांग की थी, सब बातें आती हैं कि हमारे अधिकारों को आप सहज बनाइए। पांचवा प्रश्न है, महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत कैसे की? हिमायत का अर्थ है कि अपने हितों की मांग कैसे की। तो उत्तर है, राजनीतिक क्लबों और अखबारों की शुरुआत, इसमें आप समझें। दूसरा पॉइंट है, पहले पॉइंट में आप समझा कि राजनीतिक क्लबों और अखबारों, राजनीतिक जो क्लब थे ने एक ग्रुप का निर्माण किया, जिसमें एक स्थान पर केंद्रित होकर लोगों ने चर्चाएं की। और दूसरी बात है कि अखबारों के माध्यम से दूसरे लोगों को चर्चाएं करते हुए उनको जानकारियां देना, और सूचनाओं के माध्यम से लोग तैयार होते गए, तो महिलाओं को एक अधिकार मिलता चला गया। खा में है, पुरुषों जैसे समान अधिकार प्राप्त करने की बात कहेगी कि पुरुषों को जितना समय दिया जा रहा है काम करने को, उतना हमें भी दिया जाए, और हमें भी बाहर निकलकर कुछ करने के लिए अधिकार प्राप्त हो, मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो। ग में है, असेंबली के लिए चुने जाने और राजनीतिक पदों की मांग की गई कि असेंबली में हमें भी आरक्षण दिया जाए, मैं भी उसमें कार्य करूंगी, और उसके लिए राजनीतिक गतिविधियां भी तैयार होंगी, इसलिए महिलाओं के भी उसमें मत शामिल होंगे, तो उसमें राजनीतिक गतिविधियां और मजबूती को प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से ये बात कही गई। अगला प्रश्न है छठवां, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन से थे? यानी जो जैकोबिन क्लब बनाया गया था, जो एक महत्वपूर्ण क्लब था, ये महिलाओं के लिए भी क्लब था। जैकोबिन क्लब में महिलाएं भी अपना काम काज करती थी और अपने आप को साबित करती थी कि हम भी इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इसमें था, पहला, समाज का कम समृद्ध हिस्सा, यानी बहुत अधिक इसमें उच्च वर्ग के लोग नहीं थे, इसमें गरीब तबके के लोग हिस्सा ले रहे थे। दूसरा है, दुकानदार और कारीगर। दुकानदार का अर्थ है जो छोटे मोटे दुकानदार थे जो किसी प्रकार का काम करते थे, वो भी शामिल थे। और कारीगर यानी जो आर्टिस्ट थे, विभिन्न प्रकार के बढ़ई, मोची, दर्जी, ये समस्त लोग उसमें शामिल थे। तीसरा है, घड़ी साज, घड़ी बनाने वाला। दिहाड़ी मजदूरी आदि, जो दिन भर मजदूरी करता है, शाम को भोजन प्राप्त करता है, ऐसे लोग भी उसमें
शामिल थे, किसमें, जैकोबिन क्लब में, जिसमें महिलाएं अपना वर्चस्व स्थापित कर रही थी। 7वां प्रश्न है, दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? देखिए, हम आप जितनी भी क्रांतियों का अध्ययन करेंगे, जितनी भी सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, उतना ही हमारे अंदर ज्ञान का विकास होगा, क्योंकि हमें उस क्रांति से उसके अंदर जो सभ्यताएं छिपी हुई थी उनसे हमें जानकारी प्राप्त होगी। अगर हम पूर्व में पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री को, हम एशियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, और एशियन हिस्ट्री में आप देखेंगे जो कि प्राचीन इतिहास के तौर पर है, तो उसमें आप पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, ईरान इराक की सभ्यता, दरिया जो फरात नदियों के किनारे विकसित हुई थी, चीन की सभ्यता, इन समस्त सभ्यताओं का जब हम कंक्रीट सभ्यता, तो ऐसे सभ्यताओं का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें जानकारी बहुत सारी मिलती है। तो उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में पहुंचेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे कि आधुनिकीकरण हो रहा है, परंतु वर्ल्ड हिस्ट्री में भी हमें समझ में आएगा कि वर्ल्ड पूरे संसार में जो अलग अलग सभ्यताएं थी उस समय की, प्राचीन समय की, उसका हम ज्ञान समझ पाएंगे और जानेंगे कि क्या चीज़ उसमें हो रहा है। तो इस तरीके से इसमें प्रश्न है 7वां कि दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत, यानी विरासत का अर्थ है कि कौन सी यादें छोड़ गई, कौन सी चीज़ें ऐसी थी जिसको अभी भी याद किया जाता है। ये उत्तर इसका होगा कि स्वतंत्रता का विचार, पहला इस प्रश्न का। दूसरा, स्वतंत्रता का विचार है कि लोगों के अंदर अपने आप को जागृत करने, अपने आप को साबित करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके पहले केवल राजशाही व्यवस्था के अधीन थे, सामंतवादी व्यवस्था के अधीन थे, परंतु इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यानी लोकतंत्र का निर्माण हुआ। दूसरा है समानता का सिद्धांत, यानी एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना दूर हो गई, जिसको अस्पृश्यता का अंत हम मान सकते हैं। हमारे मौलिक अधिकार में यह बात देखने को मिलती है कि अस्पृश्यता का खंडन कर दिया गया, जिससे छुआछूत, व्यभिचारिता, पुरावंथ या जिसको हम रूढ़िवादिता कहते हैं, इन सभी चीज़ों का खंडन कर दिया गया, उसे नष्ट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ये दूसरी बात निकल कर आई इस क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से। तीसरी बात है बंधुत्व की भावना, ये कोई घृणा करने वाला नहीं रह गया उसमें कि कोई घृणा करेगा एक दूसरे से, सभी भाईचारा संबंधित व्यवहार देखने को मिला। चौथा है प्रजातांत्रिक विचार, इसमें राजतंत्र खत्म करके प्रजातांत्रिक जन समुदाय के द्वारा विचारों को प्रस्तुत करने तथा अपने लीडर चुनने का एक क्रिया जन्म लेती है। इससे फ्रांसीसी क्रांति में आप समझ पाए होंगे। पांचवा है सामंतवाद का अंत, यानी जो सामंतवादी प्रथा थी उसको खत्म कर दिया गया। 8वां प्रश्न, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा सकता है? कि नेपोलियन का जब जन्म हुआ, नेपोलियन की राजनीतिक गतिविधियों का जन्म हुआ, तो उसने क्या क्या कार्य किया, कैसे उसको समझेंगे हम? क्या उसने सही कार्य किया, क्या गलत कार्य किया? तो यही प्रश्न है। उत्तर के रूप में समझिए कि 1799 में डायरेक्टरी के शासन का अंत करके वह फ्रांस का प्रथम काउंसिल बन गया, यानी प्रमुख रूप से अपने आप को स्थापित किया। दूसरा है 1793 से 96 के मध्य पश्चिमी यूरोप पर विजय प्राप्त कर लिया। जो पश्चिमी पूरा का पूरा यूरोप माना जाता है, उसमें उसके ऊपर अपना तानाशाही प्रवृत्ति का वर्चस्व स्थापित करते हुए अपने आप को सिद्ध करता है कि मैं एक विशेष तानाशाह हूँ, जो फ्रांस से उसका जन्म हुआ। तीसरी बात आई कि सत्ता पर कब्जे के बाद खोए हुए भूखंड पुनः वापस ले लिए गए, यानी कुछ ऐसे भाग थे जो हार चुका था फ्रांस राजतंत्रशाही व्यवस्था में, उसे उसने जीत लिया। चौथा है ऑस्ट्रिया, प्रसा और रूस को परास्त कर दिया। ये छोटे छोटे जो देश थे, जिसमें रूस एक विशालकाय देश था भूखंड के क्षेत्रफल के अनुसार, उस फ्रांस ने इतनी सशक्तिकरण दिखाया कि ऑस्ट्रिया को हरा दिया। ऑस्ट्रिया और प्रसा बहुत मजबूत माने जाते थे धन के रूप में, आर्थिक रूप में, सब रूप में, तो उसको भी हरा देता है। पांचवा प्रश्न है समुद्र के ऊपर ब्रिटिश नौसेना, इसमें पांचवा पॉइंट है कि समुद्र के ऊपर ब्रिटिश नौसेना पर फ्रांसीसी अपना प्रभुत्व कायम नहीं कर सके, परंतु समुद्र के ऊपर उसने नहीं जीत सक पाए, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिश नौसेना का आधिपत्य था। 9वां प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों के योगदान का वर्णन करिए। दार्शनिक यानी विचारक जो थे, जैसे हमने आपको एक उत्तर दिया कि जाक रूसो एक बहुत बड़े विचारक थे, तो उसमें उनका क्या क्या योगदान था, इन लोगों के बारे में प्रश्न है। तो उत्तर ये है कि उन्होंने क्रांति को विचार प्रदान किया। कि जो दार्शनिक थे उनका विचार यह था कि उन्होंने क्रांति के एक विचार प्रस्तुत किए।
दूसरा है फ्रांस के लोगों को अधिकारों के लिए लड़ने हेतु प्रेरित किया कि आप अपने हकों की मांग के लिए लड़िए, आगे बढ़िए, जिसमें पोस्टरों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, बैनरों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। तीसरा इसमें पॉइंट आता है सम्राट के अधिकारों को चुनौती दिया, कि सम्राट के जो अधिकार थे उसको चुनौती दिया गया कि आपके जो अधिकार हैं आप सही नहीं कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए प्रजातांत्रिक क्रियाओं को जन्म देना चाहिए जिसमें समस्त लोगों के समस्त विचार उसमें कायम होंगे। चौथा है जॉन लाक ने राजा के दैवीय शक्तियों को नकार दिया। जॉन लाक एक विचारक थे, उन्होंने दैवी शक्ति जो थी उनका मानना था कि राजा कोई दैवी शक्ति नहीं है, इसलिए उसका विरोध होना चाहिए। पांचवा है रूसों ने लोगों और प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक करार पर आधारित सरकार का विचार सामने रखा। छठा है दार्शनिकों ने अपने विचारों को अखबारों द्वारा जनसाधारण तक पहुंचाया, यानी न्यूज पत्रों के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई। 10वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस लेसन का, आप समझेंगे। 1791 में फ्रांस में बनाए गए कानून की 3 विशेषताएं बताइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1791 में कौन से ऐसे कानून बनाए गए जिससे लोगों को जानकारी प्रदान हुई। तो पहला है राजा की शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। राजा जो राजतंत्रशाही व्यवस्था से निरंकुश व्यवस्था को लागू किया था उसको समाप्त कर दिया गया। दूसरा, फ्रांस संवैधानिक गणतंत्र बन गया। यही वहाँ पर राजा की सत्ता हटाकर राजा की सत्ता का उन्मूलन करके जनतांत्रिक गणतंत्र बना दिया गया। तीसरा है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों को बंटवारा कर दिया गया। जैसे वर्तमान में संसद के 3 अंग माने गए हैं भारत में, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका मानी जाती है। विधायिका द्वारा कानून बनाया जाता है, कार्यपालिका द्वारा उसे लागू किया जाता है, चलाया जाता है, और न्यायपालिका द्वारा उसमें कोई भी चीज़ें बदलाव के रूप में लाई जाती हैं कि उसमें कोई गतिविधियां तय हो रही हैं तो उस पर विवादों का निपटारा न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। ऐसे 3 व्यवस्थाओं को लागू किया गया। चौथा पॉइंट इसमें है नेशनल असेंबली को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया कि नेशनल असेंबली ही कानून बना सकती है और कोई उसमें कानून नहीं बना सकता। एक ऐसे असेंबली का निर्माण किया गया। 5वां पॉइंट इसमें निकल कर आता है कि 25 साल के ऊपर सभी पुरुषों को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया, जो कि इसके पहले नहीं दिया गया था। तो इस तरीके से आपने यह समझ पाए होंगे कि इस प्रश्न उत्तरी के माध्यम से ज्ञान को कैसे समझना है, कैसे जानना है और प्रश्नों के उत्तर हम कैसे दे पाएंगे, प्रश्नों के उत्तर क्या हो सकते हैं, ये चीज़ों को आप समझ पाएंगे होंगे। तो इस लेसन में आप इतना ही अध्ययन करिए। अगली वीडियो में अगर इसमें और भी प्रश्न बनते हैं या जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसके साथ हम उपस्थित होंगे, तब तक आप इसका अध्ययन करते रहें और लोगों से चर्चाएं करें, डिस्कस करें, क्योंकि जितना ही ज़्यादा आप सत्संग करेंगे उतना ही ज़्यादा ज्ञान की वृद्धि होती है। किसी कवि ने कहा है सत्संग से गुण होते हैं, सत्संग से गुण जात। अच्छी सत्संग करोगे तो ज्ञान की वृद्धि होगी। कहा भी गया है कि रसरी आवत जाता है शिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुधान। जड़मत होत सुजान। यथार्थ यह है कि अगर सिल या पत्थर की जो शिला है उसके ऊपर बार बार रस्सी को रगड़ेंगे तो उस पर भी निशान बन जाएगा। उसी प्रकार से कोई भी मूढ़ मनुष्य जो अज्ञान स्वरूप क्रियाओं में ग्रसित है, वह लगातार शिक्षा के दीप का प्रज्वलन करता रहेगा तो उसके अंदर ज्ञान का दीप कभी न कभी जल ही जाएगा। इसलिए हमें इस चीज़ों को अध्ययन करते रहना चाहिए, प्रश्नों के उत्तर समझते रहना चाहिए और प्रश्नों के टाइप कैसे हैं, उसके कौन कौन से प्रकार हैं, उसको जानते रहना चाहिए। तब हम एक अच्छा सुंदर लेख लिख सकते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका अध्ययन करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।